नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह-आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर सोशल प्रॉब्लम के तहत बाल अपराध के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी अपन बाल अपराध के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जैसा कि स्पष्ट है। और मैंने आपको बाल अपराध की जो कानूनी परिभाषा थी उसके बारे में भी अवगत कराया, जैसा कि स्पष्ट है कि वैधानिक दृष्टि से वे सभी बालक अपराधी कहे जा सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। जिस तरह वयस्क कानून का उल्लंघन करने के कारण अपराधी होता है, इसी भांति बालक भी नियमों की अवहेलना करता है तो बाल अपराधी कहा जाएगा। और बाल अपराध की जो बाल अपराध है वो अपन ने इसको कुछ विशेषताएं अब मैंने आपको न्यू मेयर ने बताई थी, जिसमें प्रमुख रूप से बाल अपराध आयु एवं व्यवहार की दृष्टि से फ्रॉम द एज एंड बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू बाल अपराधी किसे माना जाए, ये बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, एक समस्या रहती है। तो ये स्पष्ट है कि अर्थात कितने वर्ष का बालक बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाए, इस विषय में अलग अलग देशों में अलग अलग मत हैं। अमेरिका जैसे देश में जहां 7 वर्ष की उम्र का बालक अपराधी माना जा सकता है, वहां भारत के संदर्भ में किसी बालक को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि बालक इतना न समझ ले कि वह पहला जो कार्य कर रहा है वह क्या है और दूसरा उस कार्य के क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना। इस दृष्टि से केंद्रीय बाल अधिनियम 1960 जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं, उनके अनुसार बाल अपराधी 14 से 18 वर्ष की उम्र का हो सकता है। बाल न्याय अधिनियम 1986 ने बालकपन या तरुण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 16 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की बालक है। इनके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध माना जाएगा। जैसे कि राज्य के स्तर पर बनाए गए अधिनियम उच्चतम आयु सीमा अर्थात 18 वर्ष को ही प्राय मानते हैं, क्योंकि भारत में बाल अपराध राज्यों का विषय है, जिनमें बाल अपराध अदालत, बाल कल्याण मंडल, बाल गृह तथा विशिष्ट स्कूल आदि में बालापराधों की रोकथाम एवं सुधार की व्यवस्था है। आयु के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष यौवन है, जो कि सिरिल वर्ल्ड ने व्यवहार की दृष्टि से उन बालकों को बालापराधी माना है जिनका आचरण समाज द्वारा इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वही दुर्व्यवहार उसे अपराध करने के लिए उत्तेजित कर सकता है। वॉल्टर रेकलेस भी बाल अपराध को व्यवहार के आधार पर इस प्रकार परिभाषित करते हैं: बाल अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लंघन पर तथा उस व्यवहार पर लागू होता है जिसे बच्चों तथा किशोरों में समाज द्वारा अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार पावर्स और विटमन ने भी बाल अपराध को 3 प्रतिमानों, पहला व्यवहार की गंभीरता, उनकी पुनरावृत्ति एवं तीसरा अपराधी का कानूनी समाज के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया है। पहला अत्यधिक, दूसरा सामान्य, तीसरा आवसरिक और चौथा यदाकदा और 5वां अति न्यून बाल अपराधी। सस्मेन ने बाल अपराधियों की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं जो कि कानून का उल्लंघन करे, जो आदतन रूप से स्कूल से भागता हो, जो चोर, दुष्चरित्र व अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, तो सुधार से परे हो, जो कि जिसका सुधार नहीं किया जा सकता है, जो माता पिता व संरक्षकों के नियंत्रण से बाहर हो, जो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता हो, जो समाज में अप्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर जाता हो,
जो सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार करता हो, वह अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, जो अवैध व्यवसायों में रत हो, जो कानून का उल्लंघन करने वाले स्थानों में जाता हो, जो दुर्व्यवहार करता हो, भीख मांगता हो, वह शराब पीता हो, जो बिना अनुमति के स्कूल से भागता हो, वह आवारागर्दी करता हो, एवं जो ऐसा व्यवहार करता है हो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला व समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाल अपराधी माना जाता है। बाल अपराधी की श्रेणी में प्राय वही रखा जा सकता है जो आदतन अपराध करता हो। इस प्रकार बाल अपराध की परिभाषा अनेक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है कि सार रूप में यह कहा जा सकता है कि जो बालक किसी भी व्यवहार के द्वारा कानून का उल्लंघन करता है और यह उल्लंघन उसकी आदत सी बन गई है तो उसे बाल अपराधी कहा जाएगा। बाल अपराधियों की विशेषताएं भी निम्नलिखित है, जिसको अपन डिटेल में बातचीत करते हैं। पहला कि बाल अपराधी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या कौन हो सकता है। तो पहली बात जब अपन करते हैं, बाल अपराधी कस्बों और ग्रामों की तुलना में नगरों और महानगरों में अधिक मिलते हैं। इसका कारण यह है कि जीवन से संबंधित जटिलताएं महानगरों में अधिक हमें देखने को मिलती है, इसी कारण वहां अपराध भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अपराध अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो भारतीय समाज में लड़कियों पर नियंत्रण अधिक होने से उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता कम होती है, तो वे अपनी दिनचर्या घर तक ही सीमित रखती हैं, जबकि लड़के बाह्य जीवन में अधिक भाग लेते हैं, मुक्त वातावरण में रहते हैं और शारीरिक शक्ति भी उनके पास अधिक होती है, इसलिए वे ज़्यादा अपराध करते हैं। अनेक अध्ययन इस क्षेत्र में हुए हैं जिनके आधार पर भी यही निष्कर्ष निकलता है कि लड़के अधिक अपराधी होते हैं। भारत में अपराध 1994 के अनुसार 17,203 बाल अपराधियों में मात्र 19.5% कन्याएं बाल अपराधी पाई गई। सेंस 80.5% बाल अपराधी बालक थे। तो कितना एक बड़ा काफ़ी जो गैप है लड़के और लड़कियों में, ये इस बात को बताता है कि जो बाल अपराधी में जो अधिकांश बच्चे हैं वो लड़के हैं। तीसरा, गरीबी के कारण भी बालक अपराधों में प्रवृत्त होती है। जब व्यक्ति अभाव में रहता है तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक होते हैं और लड़कियों द्वारा यौन अपराध अधिक होते हैं। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकल चुका है कि लड़कियों द्वारा यौन संबंधी अपराध अधिक मात्रा में विद्यमान हैं या होते हैं। बाल अपराध एक ऐसी विशेषता यह भी है कि जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च या मध्यम होता है वहाँ अपराधों की मात्रा भी न्यून होती है, और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवारों में बालकों में अपराध की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर पॉवर्टी है, वहाँ हमें अपराध देखने को मिल सकता है। एसी वर्मा, सुशील कुमार और हंसा सेठ तथा रत्ना सने अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बाल अपराधियों का प्रतिशत सबसे उच्च निम्न स्तर के या गरीबों में पाया जाता है। फिर बाल अपराध व्यक्तिगत रूप में प्राय कम किए जाते हैं। अधिकांशतः किसी गिरोह के साथ मिलकर अपराध होते हैं। गिरोह द्वारा उन्हें संरक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है। दूसरा, अधिकांश बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु समूह में किए जाते हैं। उसका कारण है कि इस समय बालक बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक सभी प्रकार का विकास तीव्र गति से होता है। इसके कारण अनेक परिवर्तन उन्हें नियंत्रण से मुक्त रखना पसंद करते हैं, अतः वे हर प्रकार के अपराध करने को उद्यत हो जाते हैं। बालक जितने कम पढ़े लिखे होते हैं उनमें बाल अपराधी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक मिलती है। अधिकांशतः बाल अपराधी निरक्षर एवं कम शिक्षित पाए जाते हैं। बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, क्योंकि व्यक्ति जब अपराधी बनता है तो किसी एक कारण की वजह से अपराध नहीं होता है। तो
अनेक, इसको हम लोग कहेंगे कि कोई एक कारण की वजह से अपराध नहीं करते हैं, तो अनेक विद्वानों ने इस कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पहले विद्वानों द्वारा वर्गीकृत कारणों पर विचार किया जाएगा, तदुपरांत बाल अपराध के सामान्य कारणों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेयर ने बाल अपराध के 7 प्रमुख कारण बताए। पहला, व्यक्तित्व संबंधी, जिसमें 2 प्रमुख कारण है। प्राणी शास्त्रीय, जिसमें मानसिक एवं भावात्मक दशाएं। दूसरा, चरित्र और व्यवहार संबंधी लक्षण। दूसरा, पारिवारिक स्थितियां। तीसरा, संगति। चौथा, सामुदायिक संस्थाओं पर का प्रभाव। फिफ्थ, जनसंख्या संबंधी कारण एवं सांस्कृतिक विभिन्नता। फिफ्थ, आर्थिक और भौतिक पर्यावरण संबंधी कारण। और 7th, नियंत्रण की कमी। इसी को इलियट एवं मेरिल ने बाल अपराध के निम्नलिखित कारण बताए। इसमें इन्होंने प्रमुख रूप से 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, पारिवारिक कारण। दूसरा, व्यक्तिगत कारण। और तीसरा, सामुदायिक कारण। पारिवारिक कारण के अंतर्गत आनुवंशिकता है ना, और दूसरा, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। तीसरा, अनैतिक परिवार, भाई बहन का अपराधी होना। और पारिवारिक की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रशिक्षण। ये सारे कारण मिलकर एक पारिवारिक कारण का स्वरूप लेते हैं, जिसमें बच्चे को मोटिवेट किया जाता है परिवार के माध्यम से, किन्हीं कारणों से, कि ताकि वो अपराध के उसमें सम्मिलित हो सके। दूसरा, व्यक्तिगत कारण। पहला, शारीरिक कारण, मानसिक कारण। इनमें मानसिक कारण के अंतर्गत 2 है, मानसिक योग्यता एवं भावात्मक अस्थिरता को लिया जाता है। तीसरा, सामुदायिक कारण, जिसमें मनोरंजन, स्कूल, आपराधिक क्षेत्र, युद्ध एवं समूह का अनुभव प्रमुख है। तीसरे, मावरर ने बाल अपराध को निम्नलिखित कारण माने हैं। शारीरिक कारक, शारीरिक अपूर्णता, अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूषित होना, आनुवांशिकता, अस्वस्थता, तीव्र विकास तथा आवेग। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारक माना इन्होंने। मनोवैज्ञानिक कमी, मानसिक प्रक्रियाओं की अकार्यात्मक भूमिका, मंद बुद्धि, मानसिक अस्थिरता, सामाजिक प्रभाव, व्यक्तित्व की मनोविकृति, कुंठाएं, मानसिक संघर्ष एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक कारण। और तीसरा कारण में माना समाजशास्त्रीय कारक, जिसमें निर्धनता, आवासीय व्यवस्था, भग्न गृह, नियंत्रण का अभाव और प्रवासी परिवार, दुसंगति, अपराधी क्षेत्र। उपरोक्त प्रकार से हम बाल अपराध को सामान्य रूप से निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत कारण। इसमें निम्न महत्वपूर्ण, जैसे सबसे सर्वप्रमुख है शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेज। जब बालक किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता का शिकार होता है तो उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। जैसे कमजोर, बीमार व अस्वस्थ बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। अनेक अध्ययनों से निष्कर्ष निकलता है कि प्राय बालक शारीरिक अक्षमता के कारण अपराधी बन जाते हैं। सिरिल बर्ट, हेली तथा बोनर एवं ग्लोएक्स आदि ने शारीरिक कारणों को एक प्रमुख कारण माना है। हटन ने अनेक प्रकार के शारीरिक दोषों का संबंध भिन्न भिन्न अपराधों से माना है। शारीरिक अपंगता, बहरापन, स्थायी रोग, शारीरिक बुद्धि आदि में कमी, स्थायी दुर्बलता आदि बालकों में हीनता उत्पन्न करती है, जो अपराध का कारण बन सकती है या बन जाती है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारण। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक असमानताओं को भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी माना है। मानसिक कारणों के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, मानसिक योग्यता। गोडार्ड, हीली और ब्रूनर आदि ने अपने अध्ययनों में मानसिक योग्यता को बाल अपराध का कारण माना है। अर्थात जो बालक मानसिक दृष्टि से हीन व पिछड़े हैं अथवा जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, उनमें अपराध की भावना अधिक होती है, किंतु सर्वत्र ये सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। कई अध्ययनों में मानसिक योग्यता की दृष्टि से बाल अपराधियों में कोई विशेष कमी नहीं पाई गई है। और भावात्मक अस्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावात्मक अस्थिरता के कारण भी बच्चे अपराधी हो जाते हैं, जिसमें बर्ट, हिली, बुनर आदि ने अपने अध्ययनों
में पाया कि प्राय अपराधी स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं व मानसिक संघर्ष से ग्रसित रहते हैं। इसी कारण वे अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस भावात्मक अस्थिरता के भी अनेक कारण होते हैं जो बालकों को अपराधी बना देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कल अपन इसी को आगे पारिवारिक कारण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।